नित्य बढ़ते रहो आगे, कर बाधाओं को पार। संघर्ष ही जीवन है, जंग का मैदान है यह संसार। कर प्रयत्न हो जा पार, दिन लगेंगे 2 या 4। कभी होगा चुनौतियों से सामना और कभी मिलेगी तुम्हें जय जयकार। साहस ही मात्र सहारा है, मत मानना तुम कभी हार। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं पूनम लाकरा एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ साप्ताहिक शो चमकते सितारे के साथ। मुझे उम्मीद है इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप सभी अपने अपने स्थान पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। पिछले सप्ताह हमने प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के विषय में बात की थी। हमने जाना कि किस प्रकार एक दलित समाज में जन्म लेने के कारण उन्हें हर मोड़ पर इग्नोरेंस एवं इंसल्ट झेलने पड़ रहे थे। इन सब के बावजूद उन्होंने मुश्किलों को ओवरकम करते हुए अमेरिका तथा लंदन में डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों और देश के निर्माण में उनके पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन पर। समाज में फैली असमानता, ऊंच नीच एवं छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को अम्बेडकर जी बचपन से ही झेल रहे थे। इसी कारण उनके मन में असंतोष एवं क्रांति की भावनाएं पनप रही थी। जब वे अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौट आए तो उन्होंने इन बुराइयों के खिलाफ जोरदार मुहिम छेड़ दी। उन्हें यह कतई मंजूर नहीं था कि लोग दलितों को नफरत की नजरों से देखें। उन्हें पब्लिक प्लेस में एंट्री और पानी पीने के अधिकार से वंचित रखा जाए। इसीलिए जिन दिनों गांधी जी अपने सपोर्टर्स के साथ नमक सत्याग्रह में जुटे हुए थे, उन्हीं दिनों अंबेडकर जी जल सत्याग्रह में कूद पड़े। उनकी अगुवाई में 20 मार्च सन 1927 को हजारों की संख्या में दलितों एवं सवर्णों ने मिलकर एक बड़ा जुलूस निकाला। वे सबके सब महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाड़ नाम जगह पर जा पहुंचे, जहां अंबेडकर जी ने सबसे पहले अपने हाथों से चावदार तालाब का पानी पिया और बाकी लोगों ने भी उन्हें फॉलो किया। इस प्रकार का यह पहला और अपने आप में एक अनूठा आंदोलन था, जिसने दलितों को पब्लिक वाटर सोर्स से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिला दिया। इसी के साथ अंबेडकर जी ऐसे पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने ड्रिंकिंग वाटर के लिए आंदोलन चलाया। यह दिन भारत में हर वर्ष सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे हिंदू धर्म में बताए गए वर्ण व्यवस्था से पूरी तरह अनसेटिस्फाइड थे, जिसके अंतर्गत समाज को कास्ट के आधार पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। उनका कहना था कि यह डिवीजन समाज की प्रगति में बहुत बड़ा बाधक है और इससे जातिवाद एवं भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। इसका विरोध जताते हुए उन्होंने अपने हजारों फॉलोअर्स के साथ इसी साल 25 दिसंबर को हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथ मनुस्मृति की बहुत सारी कॉपियां जला डाली थी। इसके बाद से दलित समाज में यह दिन मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंबेडकर जी का कहना था कि मैं
ऐसे धर्म का सपोर्टर हूँ जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का संदेश देता है। मैंने बहुत पहले महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई एक कहानी ठाकुर का कुआं पढ़ी थी, जिसमें यह बताया गया था कि लोअर कास्ट के होने के कारण गांव वालों को सामूहिक कुएं से पानी लेने की मनाही थी और वे गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। एक बार गांव का एक सदस्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जब उसकी पत्नी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद उसके लिए साफ पानी का इंतजाम नहीं कर पाई, तो उसने प्यास के मारे दम तोड़ दिया। अभी तक तो मैं यही समझती थी कि यह सिर्फ एक कहानी है, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। मगर जब मैंने अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई वेटिंग फॉर वीजा किताब, जो उनकी आत्मकथा पर आधारित है, की एक घटना को पढ़ा, तो मुझे यकीन हो गया कि सचमुच इस तरह की घटनाएं उस समय के समाज की सच्ची तस्वीर हमारे सामने पेश करती है। हमारे लिए यह बड़े गर्व की बात है कि यह बुक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ाई जाती है। जरा आप भी सुनिए कि वह कौन सी घटना थी जिसने अंबेडकर जी और उनके सपोर्टर्स के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। यह बात 1934 की है, जब अंबेडकर जी ने अपने कुछ दलित साथियों के साथ दौलताबाद किला, जो हैदराबाद के औरंगाबाद शहर में स्थित है, घूमने का प्लान बनाया। वे सभी किले के पास पहुंचे और सफर की थकान मिटाने के लिए गेट के बाहर रखे टैंक से पानी लेकर हाथ मुंह धोकर अंदर जाने लगे। वे कुछ ही दूर चले थे कि एक मुस्लिम बुजुर्ग उनका पीछा करते हुए वहां आया। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तुम अछूत हो और तुमने हमारे टैंक का पानी अपवित्र कर दिया है। इससे पहले कि वे लोग माजरा समझ पाते, बहुत सारे मुस्लिम वहां इकट्ठे हो गए। वे सभी उन्हें भला बुरा कह रहे थे, कोस रहे थे। अंबेडकर जी ने बहुत समझाने की कोशिश की कि हम लोग बाहर से आए हैं और स्थानीय रूल रेगुलेशन पता नहीं है, लेकिन वे लोग कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे। देखते ही देखते दंगे जैसी स्थिति बन गई। बहुत मुश्किल से उन्हें पीछे हटाया गया। इस घटना ने अंबेडकर जी को बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया था। सुरक्षा कर्मियों से उन्होंने खींचते हुए पूछा, हम किले का दर्शन कर सकते हैं या नहीं, अभी बता दो, बाद में कोई और मुसीबत न खड़ी हो जाए। उन्होंने कहा, आप लोग किले के अंदर तो जा सकते हैं, लेकिन वहां रखे पानी को नहीं छू सकते। इतना ही नहीं, इस बात को इंश्योर करने के लिए उन्होंने उनके साथ एक गार्ड को भी भेजा। यह सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि उन दिनों हमारा समाज जात पात और ऊंच नीच के बंधनों में इस कदर जकड़ा हुआ था कि ईश्वर के घर में भी पिछड़ी जातियों को प्रवेश करने और पूजा अर्चना करने से रोका जाता था। अंबेडकर जी भला इस असमानता को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने इसके खिलाफ भी क्रांति का बिगुल फूंक दिया। वह दिन था 2 मार्च 1930, जब उनकी अगुवाई में करीब 15,000 लोगों ने नासिक में कालाराम मंदिर सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया।
लगभग 1 किलोमीटर तक पैदल मार्च करते हुए अनेक रुकावटों को पार करके वे लोग कालाराम मंदिर में प्रवेश करने में सफल हो गए। सभी लोग पहली बार ईश्वर का दर्शन करने के लिए बड़े उत्सुक थे, क्योंकि काफी संघर्षों के बाद उन्हें यह शुभ अवसर मिल पाया था। इस मंदिर का निर्माण 1788 में पेशवा के सरदार रंगराव ओढ़ेकर ने करवाया था। इस मंदिर में राम जी की मूर्ति काले पत्थरों से बनाई गई है, इसीलिए इसका नाम कालाराम मंदिर पड़ गया। कहते हैं इस स्थान पर पहले साधु संत लोग रहते थे। उन्हीं की पर्णकुटियों पर मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। उसके बाद आकर हम जानेंगे कि उन्होंने समाज सुधार के लिए और कौन-कौन से कदम उठाए। I want to see stars. I want to shine like stars. I want to know stars. I want to be alive like stars. क्या आप भी सितारों से मिलना चाहते हैं और उन्हें अनुभव करना चाहते हैं? Then tune in चमकते सितारे only on रेडियो उड़ान every Friday sharp 7 PM। सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना, के होठों पे आया है दिल का फसाना। अरे दिल को पुकारा, लो मैं आया। Where you will get information and entertainment. If you also want to enhance your knowledge, तो जरूर सुनिए चमकते सितारे मेरे यानी पूनम लाकड़ा के साथ। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां। सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है। मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623 22587625। वेबसाइट www.mitrjyoti.com।
admin.mitrajyoti.org, email ID admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? वेब डिजाइन करना हो या बनानी हो अपनी जॉब प्रोफाइल या फिर करनी हो सैर डिजिटल वर्ल्ड की, तो सुनना मत भूलिएगा शो टेक्सिटी मीनल सेमी के साथ हर गुरुवार रात 9 बजे और रीब्रॉडकास्ट हर शुक्रवार शाम 4 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ऐसी चीज सुनाए के महफिल दे ताली पे ताली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियाँ बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हों आप पे निसार। हाँ, बचपन हो खुशगवार, जवानी सदा बहार, अल्लाह करे ये दिन यूं ही आए 1000 बार। जीना तो है उसी का, अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। हाँ, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। किसी ने कहा तू है तारों का राजा, किसी ने कहा आजा मेरे पास आजा, किसी ने दुआ दी किसी ने बधाई, सबकी तू आंख का तारा बने। तेरी ही रोशनी में चमके तेरा घराना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दिल लगा के तू पढ़ना, हमेशा आगे बढ़ना, सच का दामन ना छूटे चाहे ये दुनिया रूठे। काम तू अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना। मोहब्बत वो खजाना है कभी जो गम नहीं होता है, जिसके पास ये दौलत उसे कुछ गम नहीं होता। जिसके पास ये दौलत उसे कुछ गम नहीं होता। मेरा तेरा करके जो मरते, गोरे काले में भेद करते, उनको ये समझाना सब लोग हैं बराबर, इतना न भूल जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने
ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सूरत पे माशे अल्लाह वो बात है अभी से, तड़पेंगे दिल हजारों गुजरोगे जिस गली से। डोली में जब बिठा के लाओगे फुलझड़ी को, जिंदा रहे तो हम भी देखेंगे उस घड़ी को। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उस दिन भी आएंगे, बधाई हमने गाई है तो हम सेरा भी गाएंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उस दिन भी आएंगे, बधाई हमने गाई है तो हम सेरा भी गाएंगे। बधाई हमने गाई है तो हम सेरा भी गाएंगे। चांद सूरज आएंगे नीचे, दूल्हा दुल्हन के आगे पीछे फूल बरसाएंगे। आएगा जब खुशी का हंसता हुआ जमाना, है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का। बताया जाता है कि इस आंदोलन के दौरान अंबेडकर और उनके फॉलोअर्स पर पत्थरबाजी की गई थी। कई लोग घायल भी हुए थे और एक युवक को तो अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा था। इसके बावजूद उन्होंने यह आंदोलन वापस नहीं लिया। अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले श्री धनंजय कीर लिखते हैं कि इस आंदोलन के कारण दलितों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उनके बच्चों के स्कूल बंद हो गए थे, उनके लिए कई रास्ते बंद कर दिए गए, यहाँ तक कि उन्हें दुकानों से सामान मिलना भी बंद हो गया था। उनका मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसी के आधार पर उन्होंने नियमित अंतराल पर अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की, जिनके माध्यम से वे समाज के द्वारा ठुकराए गए लोगों को शिक्षित एवं उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक कर रहे थे और समय समय पर उनकी समस्याओं को भी बेबाकी से उजागर कर रहे थे, जिससे कमजोर तबके के लोगों को भी बराबरी का हक मिल सके और वे भी समाज में सर उठाकर जी सके। आज तो हम स्मार्टफोन और इंटरनेट के जमाने में जी रहे हैं। दुनिया के किसी भी कोने में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें सिर्फ एक सिंगल क्लिक पर बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन आज से लगभग 100 साल पहले जब अंबेडकर जी बराबरी और सम्मान के लिए लड़ रहे थे, उन दिनों विचारों को एक्सप्रेस करने का एकमात्र मीडियम प्रिंट मीडिया ही था। पत्र पत्रिकाएं ही जन सामान्य को आपस में जोड़े रखती थी। अंबेडकर जी के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली प्रमुख पत्र पत्रिकाएं इस प्रकार हैं। मूक नायक 31 जनवरी 1920। इस पत्रिका को लोगों की ओर से खूब सराहा गया और यह लगभग 3 वर्षों तक प्रकाशित होती रही। बहिष्कृत भारत 3 अप्रैल 1924। समता 1928।
जनता 24 नवंबर 1930। यह दलितों के लिए सबसे अधिक लंबे समय तक छपने वाला अखबार था, जो लगभग 25 वर्षों तक लगातार छपता रहा। प्रबुद्ध भारत 1956 इत्यादि। जब वे अपनी पढ़ाई पूरी करके देश लौट आए तो उन्होंने हाशिए पर रह रहे लोगों को शिक्षित करने और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का बीड़ा अपने हाथ में ले लिया। इसके लिए उन्होंने कभी रात्रि स्कूल का सहारा लिया तो कभी हॉस्टल्स में रहने वाले गरीब छात्रों को अपनी सेवाएं दी। अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने कभी प्राइवेट ट्यूटर के रूप में तो कभी अकाउंटेंट के रूप में काम किया। लोगों को इन्वेस्टमेंट के विषय में सही जानकारी एवं सलाह प्रदान करने के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग बिजनेस की शुरुआत भी की थी, लेकिन इसमें उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि जब उनके क्लाइंट्स को यह पता चला कि वे दलित समुदाय से संबंध रखते हैं तो उन्होंने उनके साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया। वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामदास कॉलेज के साथ भी जुड़े हुए थे। जब कॉलेज के फाउंडर श्री राय केदारनाथ की मृत्यु हो गई तो उन्होंने इसके गवर्निंग बॉडी में चेयरमैन के रूप में काम किया। इसी बीच 1935 में लंबी बीमारी के बाद उनकी पत्नी रमाबाई ने संसार को अलविदा कह दिया। (1935) में वे बॉम्बे के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल नियुक्त किए गए और इस पद पर उन्होंने 2 वर्षों तक कार्य किया। इसी दौरान वे बॉम्बे के ही राजगृह में सेटल हो गए, जहां उन्होंने अपनी एक पर्सनल लाइब्रेरी बनवाई, जिसमें अलग अलग विषयों के करीब 50,000 से भी अधिक किताबें अवेलेबल थीं। ऐसा कहा जाता है कि यह लाइब्रेरी विश्व की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरियों में से एक थी। कहते हैं वे कभी किसी को किताबें उधार नहीं दिया करते थे। उनका कहना था यदि किसी को किताबें पढ़नी है तो उन्हें उनकी लाइब्रेरी में आना होगा। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उन्हें किताबों में बड़ी दिलचस्पी थी। उनका अधिकांश फ्री समय किताबों के बीच ही गुजरता था। यहाँ तक कि ड्यूटी आने जाने के दौरान भी वे कार में बैठकर किताबों में ही नजरें गड़ाए रखते थे। इतना ही नहीं, जब कोई उन्हें रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए इनवाइट करता तो उनसे साफ कह देते, बाहर आने जाने में काफी सारा समय बर्बाद हो जाता है, इसीलिए मैं रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहता हूँ। यदि किसी की इच्छा है मुझे पार्टी देने की तो मेरे घर पर पकवान बनाकर ले आए। चलिए बात कर लेते हैं उनके कुछ और व्यक्तिगत हॉबीज के विषय में। इस बात से तो हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि वे एक कुशल समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। पर क्या आप यह भी जानते हैं कि वे एक अच्छे चित्रकार और कुक भी थे? दुनिया भर में हमें अक्सर भगवान बुद्ध की बंद आंखों वाली पेंटिंग्स देखने को मिलती है, लेकिन अंबेडकर जी ने अपनी चित्रकारी से उनकी खुली आंखों वाली पेंटिंग्स भी बनाई थी। उन्हें गार्डनिंग करने का भी बड़ा शौक था। उस जमाने में उनसे अच्छा और सुंदर बगीचा शायद ही कहीं देखने को मिलता। एक बार
ब्रिटिश मेल अखबार ने भी उनके बगीचे की तारीफ की थी। कभी कभी छुट्टियों में बाबा साहब खुद खाना बनाया करते थे और लोगों को खाने पर इनवाइट भी करते थे। उन्हें मूली और सरसों का साग पकाना बहुत पसंद था। 3 सितंबर 1944 को उन्होंने साउथ इंडिया के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की प्रमुख मीनाम्बल सेबराज को अपने घर खाने पर इनवाइट किया। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से खाना बनाया। 7 पकवान बनाने में उन्हें लगभग 3 घंटे लग गए। सेबराज यह जानकर दंग रह गई कि एक बड़ी हस्ती ने उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है ना ताज्जुब की बात। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को भारत में आरबीआई की स्थापना की थी। क्योंकि अंबेडकर जी भी अर्थशास्त्र के बहुत अच्छे जानकार थे, अतः उन्हें भी कमीशन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था और उन्होंने अपने लेख द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन के द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किया था और इन्हीं के आधार पर देश में प्रमुख वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई। उन्होंने 1936 में द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नाम से एक राजनीतिक पार्टी की नींव रखी और राजनीति में अपना कदम बढ़ा दिया। इसके बाद 1937 में बॉम्बे में होने वाले बॉम्बे केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें 13 रिजर्व सीटों में से 11 और 4 जनरल सीटों में से 3 पर जीत हासिल की। यह वक्त है एक और छोटे से अंतराल का। उसके बाद हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ और दिलचस्प घटनाओं की चर्चा करेंगे। बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो फल घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो। टूट गई जब उंगली उठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो चले चलो, कोई कितना भी बहकावे, चले चलो कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो।
कभी न दुख झेलेंगे, खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे, कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता। धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, राजा क्या परजा क्या, हम जग पे छाएंगे, अब ये पाएंगे हम लोगों का दर्जा क्या। बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ अब डर मन में आवे, चलो चलो चले चलो, हर बेड़ी अब खुल जावे, चले चलो। वही जो तेरा हाकिम है, जालिम है, की है जिसने तबाही, घर उसका पश्चिम है, यहाँ न बसने पाए। धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, राजा क्या परजा क्या, हम जग पे छाएंगे, अब ये पाएंगे हम लोगों का दर्जा क्या। जो होना है हो जाए, चले चलो चले चलो, अब करना कोई झुकावे, चले चलो कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। बार बार हाँ टूट गई चाह, बोलो यार हाँ उंगली उठी, अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ बन गई मुट्ठी। उनके एक फॉलोअर नामदेव निमगड़े ने अपनी किताब इन द टाइगर शेडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अम्बेडकर राइट में उनकी किताब भक्ति के विषय में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा बयां करते हैं। वे लिखते हैं, अम्बेडकर जी रात के समय में किताबों में इतने खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं रहता था। एक बार मैं आधी रात को उनके स्टडी रूम में चला गया और उनके पैर छू लिए। वे किताबों में इतने मशगूल थे। उन्होंने कहा, टॉमी ऐसा मत करो। मैं यह सुनकर दंग रह गया, क्योंकि पढ़ाई में लीन होने के कारण उन्होंने मेरे स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझ लिया। जब उन्होंने आंख उठाई और मुझे देखा तो वे झेप गए। उनके
उनके करीबी सहयोगी रह चुके शंकरानंद शास्त्री ने उनके किताबी मोह को कुछ इस तरह बयां किया है। वे अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में लिखते हैं, 20 दिसंबर 1944 को मैं दोपहर 1 बजे अम्बेडकर जी से मिलने के लिए उनके घर पर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ पुरानी किताबों का अड्डा जामा मस्जिद चलने को कहा। मैं उन्हें बार बार यह बताने की कोशिश कर रहा था कि दिन के खाने का समय हो रहा है, मगर उन पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। उनके जामा मस्जिद में होने की खबर चारों तरफ फैल गई और लोग उनसे मिलने के लिए आने लगे। कुछ ही समय में एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। उन्होंने इस भीड़ में भी लगभग 2 दर्जन किताबें खरीद ली। वे सिर्फ किताबें पढ़ने के शौकीन नहीं थे, उन्हें लिखने में भी बड़ा मजा आता था। एक अच्छे लेखक की हैसियत से उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इससे पहले कि हम उनकी किताबों की चर्चा करें, आइए जान लेते हैं राइटिंग से जुड़ी एक दिलचस्प इंसिडेंट के बारे में। एक बार अंबेडकर जी टेल ऑफ 2 स्टेट्स मूवी देखने के लिए गए। उनके मन में अचानक कोई विचार कौंध गया। वह उन विचारों को लिखने के लिए इतने उतावले हो रहे थे कि वे फिल्म बीच में ही छोड़कर घर लौट आए और झटपट उन विचारों को लिख डाला। एक बार उनसे पूछा गया, इतने बिजी शेड्यूल में आप अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते हैं? पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? एंटरटेनमेंट का मतलब मेरे लिए सिर्फ अलग अलग विषयों की किताबें पढ़ना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। संगीत में वह गजब का जादू है जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है, चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो अथवा फील्ड विशेष का महारथी। किसी न किसी रूप में संगीत से जुड़ा हुआ जरूर रहता है। बाबा साहब ने भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में वायलिन सीखना शुरू किया था। इस बात का खुलासा उनके सचिव रह चुके श्री नानक चंद रत्तू अपनी किताब लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर में करते हैं। एक बार दिन के समय मैंने उनके बंद कमरे में चुपके से झांका और एक अद्भुत नजारा देखा। अम्बेडकर दुनिया की चिंताओं से दूर अपने में मगन होकर कुर्सी पर बैठकर वायलिन बजा रहे थे। जब मैंने घर में काम करने वालों को यह बात बताई तो सभी ने बारी बारी से इस दृश्य को देखा। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में पहुंच चुके हैं। पहले तो मेरा विचार था कि अंबेडकर जी की जीवन यात्रा का कंक्लूजन 2 पार्ट में हो जाएगा, लेकिन उनके मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी को देखते हुए मुझे तीसरा पार्ट भी बनाना पड़ा। तो मिलते हैं एक बार फिर अगले सप्ताह अंबेडकर जी की जीवन यात्रा के साथ। हैव अ नाइस वीकेंड। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों
खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल। सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। लोगों में त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे। के प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू